हाँ जी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो चलिए अपनी आज की क्लास जो है वो शुरुआत करते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर अपने रावल रावल रतन सिंह पढ़ रहे हैं। रतन सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1302 से 3 तक। इस रतन सिंह का एक छोटा भाई था जिसका क्या नाम था? कुंभकर्ण, जो कि अपने नेपाल के अंदर गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित करता है। ये अपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, अब केवल और केवल रिवाइज कर रहे हैं। फिर इस रतन सिंह के शासनकाल में अपने एक सब हेडिंग और डाली थी, वो सब हेडिंग डाली थी पद्मिनी। कौन सी? पद्मिनी। एक बार थोड़ी सी पद्मिनी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन लिख ली थी, उसके बाद में अपने एक एक चीजें पढ़ते हैं। ये पद्मिनी जो थी ये रतन सिंह की रानी थी। कौन थी? रतन सिंह की रानी थी। दूसरी बात, यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। कहाँ की? सिंहल द्वीप की। और सिंहल द्वीप को अपने वाले मानते हैं श्रीलंका कि वो श्रीलंका की राजकुमारी थी। इसके पिता का नाम जो था वो गंधर्व सेन था। और माता का जो नाम था वो चंपावती था। ये जो रावल रतन सिंह था, इसके दरबार के अंदर एक विद्वान व्यक्ति रहता था। उस विद्वान व्यक्ति का नाम था राघव चेतन। और ये जो राघव चेतन है, इस पद्मिनी की सुंदरता के बारे में जाकर के अलाउद्दीन खिलजी को बताता है। तो राघव चेतन ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया था। अब देखो नेक्स्ट बात, अपने यूपी के पास में एक जगह पड़ती है, यूपी के अंदर जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है जौनपुर। कौन सी जगह? जौनपुर। कहाँ पर पड़ती है? यूपी के अंदर। यहाँ के एक राइटर हुए, उन राइटर का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन हुए? मलिक महमूद जायसी। जौनपुर यूपी के थे। इन्होंने सन 1540 के अंदर इस रानी पद्मिनी के ऊपर एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था पद्मावत। क्या नाम था? पद्मावत। एक बार ऐसा ही के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि पद्मावत बुक जो 1540 ईस्वी के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी, कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई थी? तो अपने यूपी के अंदर पड़ता है अवध, और अवध के पास में ही पड़ता है जौनपुर। अवध के अंदर भाषा बोली जाती है, वो बोली जाती है अवधी। तो जौनपुर के अंदर भी कौन सी भाषा बोली जाएगी? अवधी। तो ये कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई है? अवधी भाषा के अंदर लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1540 के अंदर। किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कहाँ के थे वो? जौनपुर यूपी के। कौन सी बुक लिखी? पद्मावत। कौन सी भाषा के अंदर लिखी? अवधी भाषा के अंदर। अब देखो, इस पुस्तक के अंदर वो कहानियां लिखते हैं कि मेवाड़ का एक राजा है जिसका नाम है रतन सिंह। एक दिन वह अपने दरबार के अंदर बैठा हुआ था, तो उसके पास में एक तोता उड़ते हुए आता है और आकर के कहता है कि रतन सिंह जी, यहाँ से 7 समुद्र पार एक अति सुंदर सुंदर राजकुमारी रहती है। इतनी सुंदर कि वो पानी भी पीती है तो यहाँ से दिखाई पड़ता है। अब तोते ने जैसे ही कहा, रतन सिंह जी तोते के पीछे पीछे चल दिए। सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, और सिंहल द्वीप को अपने वाले मानते हैं श्रीलंका।
इसने नहीं लिखा कि वो सिंहल द्वीप का मतलब श्रीलंका है, वो श्रीलंका की राजकुमारी थी, पर अपने वाले मानते। अब रतन सिंह जी तोते के पीछे पीछे सिंहल द्वीप पहुंचे। अब वहां जाकर के राजकुमारी को ढूंढने का प्रयास किया। अब राजकुमारी महलों के अंदर बैठी हुई थी। अब रतन सिंह जी महलों के अंदर घुसे कैसे? तो रतन सिंह जी थोड़े दिन इधर उधर घूमे, फिर फाइनली रतन सिंह जी के पास में पैसे टके समाप्त हो गए, तो रतन सिंह जी बन गए जोगी, सन्यासी बन गए। एक दिन जब सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की नजर उस सन्यासी पर पड़ती है, तो राजा गंधर्व सेन रतन सिंह जी से पूछता है कि जेंटलमैन, इतनी युवा अवस्था के अंदर सन्यासी बनने का क्या कारण है? किसी भले घर के मालूम पड़ते हो? तब रतन सिंह जी ने कहा कि जी, मैं मेवाड़ का राजा रतन सिंह हूँ, और मेरे सन्यासी बनने का कारण आपके महलों में है। फिर फाइनली गंधर्व सेन को पता चला कि भाई ये तो अपनी राजकुमारी पद्मावती से शादी करने के लिए आया हुआ है। पर तो फिर गंधर्व सेन ने कहा कि आपने आने का कष्ट क्यों किया, आप हमें कह देते, हम आ जाते मेवाड़। भाई सिंहल द्वीप वालों की क्या औकात जो मेवाड़ के राजा को मना कर दे। हम भारत का मैप खरीदते हैं तो साथ में श्रीलंका फ्री आती है। तो गंधर्व सेन ने कहा कि भाई ठीक है, आप लेके चले जाओ। अब रतन सिंह जी ने वहां पर रानी पद्मिनी से शादी की, और वो वहां से चल करके कहाँ आ गए? अपने मेवाड़ आ गए। मेवाड़ के अंदर इनके एक दरबारी विद्वान व्यक्ति रहा करता था। उस व्यक्ति का नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। एक दिन जब रानी पद्मिनी अपनी महल की सीढ़ियों से उतर रही थी, तो राघव चेतन की नजर रानी पद्मिनी के ऊपर पड़ी। अब राघव चेतन ने जैसे ही रानी पद्मिनी को देखा, तो राघव चेतन घायल होकर के गिर गया। अब जैसे ही बात ये रतन सिंह को पता चली कि राघव चेतन पद्मिनी को देखते ही घायल होकर के गिर गया, तो रतन सिंह जी ने कहा कि राघव चेतन, भाग यहाँ से। यदि महल के आसपास ही दिख गया तो सोच लेना। अब यूं राघव चेतन को यूं बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि हाँ ठीक है, तू मेवाड़ का राजा है, तेरे पास में खूबसूरत रानी है, इसका मतलब कुछ भी, हमारी भी कुछ ना कुछ इज्जत है। तो राघव चेतन को बेइज्जती महसूस हुई। अब राघव चेतन जाए कहां पर? अब दुश्मन का दुश्मन अपना सबसे अच्छा दोस्त। अब मेवाड़ वालों का दुश्मन कौन है? दिल्ली का राजा। उन दिनों दिल्ली के अंदर जो राजा बना हुआ था, उस राजा का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। राघव चेतन अब अलाउद्दीन खिलजी के पास में गया, और अलाउद्दीन खिलजी को जाकर के पूछा कि हाँ भाई अलाउद्दीन खिलजी, क्या हाल है तेरे? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बढ़िया, मजे है। राघव चेतन ने कहा नहीं, मजे तेरे नहीं है, मजे रतन सिंह के। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि कैसे? कि पहली बात तो कि वो मेवाड़ का राजा है, दूसरी बात उसके पास में इतनी एक खूबसूरत रानी है कि वो यदि पानी भी पीती है तो यहाँ से दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अच्छा। राघव चेतन ने कहा हाँ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा यदि इतनी सुंदर रानी है तो फिर मैं उसको हरा करके यहाँ पर मेरे पास में लेकर के आ जाऊंगा। तो मलिक महमूद जायसी कहता है कि इसलिए उसने चित्तौड़ पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। पर इन कहानियों के अंदर खुद ही जोड़ है। पहली बात तो कि तोते कहाँ बताते हैं। यदि तोते बताने लग जाए तो हर एक लड़का तोता ले आए, जो उनको बता दे कि भाई यहाँ पर तेरा कुछ नहीं हो सकता, उस तू रह रहा है उससे 4 गली दूर देख, वहां पर कुछ जुगाड़ बैठ सकता है तेरा। दूसरी बात, अपने सिंहल द्वीप का मतलब बताते हैं श्रीलंका। उन दिनों जब संचार व परिवहन के साधन नहीं थे, तब इतना दूर तो जाना पॉसिबल था नहीं। पहले तो भाई अपने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंदर इतना ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करता था, क्योंकि बीच में विंध्याचल पर्वतमाला आती है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। तो सिंहल द्वीप तो जाना पॉसिबल था नहीं। तीसरी बात, वो सन्यासी बन गया था, और सन्यासी कहा जाता है कि 7 साल तक रहा। पहली बात तो रतन सिंह का शासनकाल ही 1302 से 1303 तक है। यहाँ पर वो 7 साल तो जोगी बन के घूम रहा है, ये भी नहीं है। तीसरी बात, मलिक मोहम्मद जायसी एक कवि था, और कवि का काम होता है कल्पनाएं करना। जहां ने पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उसका इतिहास से भी कोई लेना देना नहीं था। प्राचीन काल के अंदर कोई रतन सिंह और पद्मिनी की कहानी रही होगी जिसके अंदर थोड़े से मलिक मोहम्मद जायसी ने नमक मिर्च रलाए और चेप दी, वरना एक कहानी अपने राजस्थान के अंदर भी चलती है। और अपने राजस्थान के स्रोत ये बताते हैं कि पद्मिनी जो थी वो पुगल की राजकुमारी थी। अपने तो दोहे भी चलते,
कि पुगल गडरी पद्मिनी तू रानी सिरमौर, जैसलमेर जन्म लियो परनीगढ़ चित्तौड़। कि हे पुगलगढ़ की पद्मिनी, तू सभी रानियों के अंदर क्या है, सिरमौर है। तेरा जन्म जो हुआ है वो जैसलमेर रियासत के अंदर हुआ है, और तेरी जो शादी जो हुई है वो चित्तौड़ के अंदर हुई है। ये तो यहाँ से हो सकता है कि हाँ चित्तौड़ से पुगल शादी की जा सकती है, लेकिन फिर भी चित्तौड़ से पुगल बहुत दूर है। अब इतनी दूर के लिए अपने एक वर्ड यूज में लिया ही जाता है, 7 समुद्र पार। अब चित्तौड़ से पुगल जाते वक्त कोई बीच में 7 नदी नाले आए होंगे, इसलिए कह दिया भाई रे बहुत दूर है, वो ठेठ 7 समुद्र पार है। यह बात तो यहाँ से प्रूव हो सकती है कि हाँ चित्तौड़ से पुगल शादी की जा सकती है। अब जो पुगल आता है वो अपने बीकानेर के अंदर आता है। पहले बीकानेर रियासत नहीं हुआ करती थी, उस समय ये पुगल जो है वो जैसलमेर रियासत के अंदर आता था। तो फाइनली ये मलिक महमूद जायसी कहते हैं कि इस पद्मिनी की सुंदरता के कारण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था, चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। पर इस कहानी के अंदर कोई भी सत्यता नहीं है। फाइनली दिन आता है 28 जनवरी 1303। कब? 28 जनवरी 1303 अलाउद्दीन खिलजी अपने चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। अब भाई मलिक महमूद जायसी ने तो बता दिया कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, इसका कारण जो था वो पद्मिनी की सुंदरता था। पद्मिनी की सुंदरता के कारण उसने आक्रमण किया था। लेकिन जब आक्रमण, बड़े आक्रमण होते हैं तो उनके पीछे और बहुत सारे कारण होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आप हेडिंग डालो युद्ध के कारण या आक्रमण के कारण। क्या हेडिंग डालो? युद्ध के कारण, या हेडिंग डालो आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ अटैक। सबसे पहला कारण तो कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वो पहला राजा है जिसने दक्षिण भारत के ऊपर भी आक्रमण किए। वरना पहले उत्तर भारत वाले दक्षिण भारत पे आक्रमण नहीं करते थे, दक्षिण भारत वाले उत्तर भारत पे आक्रमण नहीं करते थे। कारण यह था कि विंध्याचल पर्वतमाला दोनों को अलग कर देती है। आप उत्तर भारत के अंदर बैठ करके दक्षिण कंट्रोल नहीं कर सकते, आप दक्षिण के अंदर बैठ करके उत्तर भारत के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए ज्यादातर आक्रमण होते भी नहीं थे, कोई एक दो हो गए तो कोई पता नहीं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहला राजा था जिसने सर्वाधिक आक्रमण किए थे। इसका मतलब वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। अब जो व्यक्ति दक्षिण भारत तक जा रहा है तो चित्तौड़ तो नाक के नीचे है, तो वो चित्तौड़ पर तो आक्रमण करना चाहेगा। तो सबसे पहला कारण तो कि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार नीति। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तारवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की थी सिकंदर सानी, यानी मैं दूसरा सिकंदर हूँ। एक बार दुनिया जीती थी ग्रीस के राजा अलेक्जेंडर ने, जिसे हम भारतीय कहते हैं सिकंदर। और दूसरी बार कोई दुनिया जीतेगा तो वो कौन जीतेगा? अलाउद्दीन खिलजी। वो तो अपने कोई एक शाने मौलवी साहब थे, उन्होंने कहा कि पहले विश्व जीत रहा है उससे पहले भारत तो जीत। तेरे पास वाले राजस्थान वाले तुझसे कंट्रोल नहीं आ रहा तो क्या भारत जीतेगा? इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? आक्रमण किया था। दूसरा कारण, ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का राजा है। उन दिनों दिल्ली के ऊपर आक्रमण हो रहे थे मंगोलों के, जो मंगोलिया देश के सैनिक थे वो। और मंगोलियन बड़े दुर्धर्ष टाइप के आक्रमणकारी थे, जहां भी जाते ही भयंकर तबाही मचाते थे। अब अलाउद्दीन खिलजी के इन्होंने नाक में दम कर रखा था और वो यूं दिल्ली के पास आकर के जा रहे थे। तब अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि ठीक है अभी तो अपने मंगोलों को रोक रहे हैं, पर कल को खुदा न खास्ता अपने मंगोलों को नहीं रोक पाए, हार गए अपने, तो वो तो दिल्ली पर आक्रमण कब्जा करेंगे। यदि मंगोल दिल्ली पर कब्जा करेंगे तो अपने कहाँ जाएंगे? अपने पास में ऐसी कोई जगह तो होनी चाहिए ना जहां पर अपने खुद को बैठ करके सेफ महसूस करेंगे। पर उन दिनों उत्तर भारत के अंदर एक सबसे कोई बड़ा किला था, तो वो किला था चित्तौड़गढ़। यदि आप चित्तौड़गढ़ किले की लोकेशन देखोगे तो चित्तौड़गढ़ का किला एक ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। किले के अंदर 84 तालाब है, इसका मतलब पानी की कोई कमी नहीं है।
किले के अंदर खेती होती है, इसका मतलब किले के अंदर अनाज की भी कोई कमी नहीं है। दूसरा, रास्ता बहुत कठिन है चित्तौड़गढ़ के किले का, तो आक्रमणकारी जल्दी से खुद को अंदर नहीं आ सकता। तो यानी चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर बैठ करके आप खुद को सेफ महसूस कर सकते हो। इसका मतलब उसका क्या था, रणनीतिक महत्व था, स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस थी। दूसरा कारण लिखो, चित्तौड़ के किले का रणनीतिक महत्व। तीसरा कारण यहां पर पड़ता है अपने दिल्ली, यहां पर पड़ता है अपने चित्तौड़। उन दिनों उत्तर भारत के अंदर दो बहुत पैसे वाली जगह थी, एक जगह का नाम था गुजरात, एक जगह का नाम था मालवा। यदि आपको दिल्ली से मालवा जाना है तो आपको चित्तौड़ होकर के जाना पड़ेगा। यदि आपको दिल्ली से गुजरात जाना है तो भी आपको चित्तौड़ होके जाना पड़ता है। अब गुजरात महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि गुजरात के समुद्र का तट लगता है, और जहां पर समुद्र का तट लगता है इसका मतलब उसका विदेशी व्यापार बहुत अच्छा होता है, इसका मतलब यहाँ पर विदेशी व्यापार बहुत अच्छा है। मालवा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि मालवा के अंदर उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है, और जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है वहां पर फसलें अच्छी होती है। यदि फसलें अच्छी होगी तो वहां से कर ज्यादा आएगा। इधर गुजरात के अंदर भी सेम बात, यदि व्यापार ज्यादा आएगा तो कर ज्यादा आएगा। तो राजा कर ज्यादा लेना चाहेगा कि कम लेना चाहेगा, ऑब्वियसली बात है ज्यादा लेना चाहेगा। भाई कर ज्यादा लेगा तो राजा की सेना बड़ी होगी, राजा की सेना बड़ी होगी तो राजा का साम्राज्य बड़ा होगा, और राजा का अल्टीमेट उद्देश्य होता था अपने साम्राज्य को विस्तार करना। इसलिए हर कोई दिल्ली वाला राजा चाहता कि वो गुजरात पर भी कब्जा करे और मालवा पर भी कब्जा करे। मानो गुजरात, दिल्ली वाले राजा ने एक बार गुजरात पर आक्रमण किया, उसने गुजरात वाले राजा को हरा दिया और कहा कि ला भाई टैक्स ला। तो ये गुजरात वाला राजा एक बार तो यहाँ पर टैक्स दे देता था, और दूसरी बार दिल्ली वाला कह के जाना इस बार तो मैं जा रहा हूँ, अगली बार टैक्स जो है तू मुझे दिल्ली भेज देना। ये गुजरात वाला राजा एक बार तो कह देता मैं भेज दूंगा, फिर वो नहीं भेजता कि नहीं भेज राजा, तुझे जो करना है वो कर ले। क्योंकि गुजरात वाले राजा को पता था कि हर साल दिल्ली से गुजरात पर आक्रमण करना पॉसिबल था नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी दिमाग लगा रहा है कि यदि अपना चित्तौड़ पर कब्जा हो जाए तो अपने इधर मालवा भी कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने इधर गुजरात पर भी नियंत्रण रख सकते हैं, और ये जो है चित्तौड़ जो है वो दिल्ली से गुजरात और मालवा के व्यापारिक मार्गों पर स्थित है। इसका मतलब इन ट्रेड रूट पे अपना क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, और अपने पास में पैसे टके खूब सारे हो जाएंगे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इन व्यापारिक मार्गों पर क्या करना चाहता था, अधिकार करना चाहता था। तो अगला कारण लिखो कि चित्तौड़ दिल्ली से मालवा और गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था, ट्रेड रूट पर स्थित था। अंतः अलाउद्दीन खिलजी इन व्यापारिक मार्गों पर अधिकार करना चाहता था। चौथा कारण देखो, सन था 1299 का, कब का, अलाउद्दीन खिलजी जा रहे हैं अपने गुजरात अभियान पर। कहां पर, गुजरात अभियान। अब गुजरात अभियान पर जा रहा है तो चित्तौड़ से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी पता है कि आपको दिल्ली से गुजरात या मालवा जाना है तो चित्तौड़ होकर के जाना पड़ेगा। उन दिनों चित्तौड़ के अंदर जो राजा राज कर रहा था उस राजा का नाम था समर सिंह, जो कि रतन सिंह के पिताजी थे। अब जैसे ही
अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पहुंचा तो समर सिंह ने रोक लिया कि हाँ भाई आगे किधर। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अरे वो अपने गुजरात अभियान पर जा रहे हैं। रतन सिंह ने कहा वो तो ठीक है, पर यदि आपको मेरे साम्राज्य से गुजरना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भाई कैसी बात कर रहा है, स्टार्ट। रतन सिंह जी ने कहा नहीं, यहाँ पर अपने आप फास्टैग लगा हुआ है, अपने आप कट जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा देख ले, यदि तूने मुझसे टैक्स लिया तो अगली बार आक्रमण में तुझ पर कर दूंगा। समर सिंह ने कहा तब की तब देखेंगे, अब तो तू टैक्स दे। यदि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? हमारा तो काम ही व्यापार व्यापार इधर उधर होता है तो टैक्स से चलता है, और तुम कह रहा है टैक्स नहीं दूंगा। अब समर सिंह ने जब ये टैक्स वसूला तो अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स दिया समर सिंह को, और अलाउद्दीन खिलजी इस बात को भूल भाल ही जाता, पर आसपास की जनता नहीं भूलने देते जी। जब कभी अलाउद्दीन खिलजी अपने दरबार के अंदर बैठ करके कहता कि मैं भारत का सबसे बड़ा राजा, मैंने लगभग पूरे भारत को जीत लिया, तब यूं मंत्री यूं एक दूसरे को कोड़ियां मारते और मुंह पर हाथ दे दे करके हंसते कि देख क्या कह रहा है, खुद को बड़ा राजा। इसको याद नहीं है कि मेवाड़ वालों ने इससे कर वसूला था। जब अलाउद्दीन खिलजी उन मंत्रियों से पूछता है कि हाँ भाई क्या कह रहे हो, तब वो मंत्री कहते सर कुछ नहीं कुछ नहीं, हम तो वो टोल टैक्स डिस्कस कर रहे थे कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। अब अलाउद्दीन खिलजी को पता तो चल गया कि यार बात तो वही हो रही है, और अलाउद्दीन खिलजी का यूं जीना आराम कर रखा था। गली के अंदर बे तो टाबर ही कह के चलो जाऊं तो कि ओ टोल टैक्स है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा यार बदला तो लेना पड़ेगा, तो चौथा गांड लिखो। आगे लिख लेते हैं ना, तो चौथा गांड लिखो कि 1299 में जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर जा रहा था तब मेवाड़ के समर सिंह ने कर वसूला था। अंदर अलाउद्दीन खिलजी इसका क्या लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। अब देखो मैंने आपको बताया कि जैतर सिंह ने दिल्ली के दो राजा को हराया था, एक इल्तुतमिश को 1227 के अंदर, एक नासिरुद्दीन महमूद को 1248 के अंदर। फिर मैंने बताया कि तेज सिंह ने दिल्ली के राजा बलबन को हराया था। फिर आगे समर सिंह दिल्ली वालों के राजाओं से क्या कर लेता है, कर वसूल कर लेता है। इसका मतलब मेवाड़ शक्तिशाली हो रहा है या फिर मेवाड़ कमजोर हो रहा है। अब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि यार मेवाड़ की शक्तियां तो बढ़ती जा रही है, आज इनसे आज उन्होंने मुझसे कर वसूल किया है, कल को तो वो दिल्ली आ जाएंगे और मुझे साइड में करके कहेंगे कि टैक्स दे, दिल्ली हमारे अंडर में। तो कल को ये नौबत ना आए उससे पहले मुझे मेवाड़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, इस मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को मुझे दबाना पड़ेगा। तो अगला कांड लिखो। अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था। मुख्य मुख्य तो भाई आक्रमण करने के कारण थे ये, पर जब मैं क्लासों के अंदर ये कारण लिखाता हूँ तब बच्चे कहते हैं कि सर जो मेन कारण था वो तो आप लिखाना ही भूल गए। मैं सोचता हूँ यार मेन कारण कौन सा, मैंने तो यही पढ़े, ये तो मैंने लिखा दिया। तब स्टूडेंट कहता है सर मेन कारण ये नहीं था, मेन कारण पद्मिनी की सुंदरता था। तो नेक्स्ट कारण यही लिख लो, पद्मिनी की सुंदरता। क्योंकि ये कारण इतना पॉपुलर हुआ कि हमें तीसरी क्लास के अंदर पढ़ाया गया कि मेवाड़ का एक राजा था जिसका नाम था रतन सिंह, उसके पास में इतनी सुंदर रानी थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। कुछ तो वो बचपन के अंदर अपने को कहानियां सुनाई जाती थी वो परछाई वाली,
कि यार उसने, रतन सिंह ने अपनी रानी को पानी की परछाई के अंदर दिखाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा एक बार दिखा दे फिर मैं चला जाऊंगा। फाइनली पद्मिनी को दिखाया गया तब अलाउद्दीन खिलजी डट गए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नहीं ये तो मुझे चाहिए। अब रतन सिंह ने कहा यार क्या खिलौना है क्या मैं तुझे दे दूं। इसलिए उन दोनों पर क्या हो गया था, आक्रमण हो गया था। पर मुख्य मुख्य कारण ये है, कभी RS मेंस के अंदर आ जाए तो आपको ऊपर वाले 5-5 कांड लिखने, यदि नीचे जगह बचे तब आपको पद्मिनी की सुंदरता वाला कांड लिखना है। होता क्या है, जब RS मेंस के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के कांड पूछे जाते हैं तो आप पहले ही हेडिंग डालते हो पद्मिनी की सुंदरता। एग्जामिनर वही से आपको पकड़ देता है कि हाँ इसने कुछ किताबें नहीं पढ़ रखी, इसने कहानियों के आधार पर आंसर छेपा है, इसलिए वो आपको नंबर नहीं देता। लेकिन जब भी अपने आक्रमण के कांड आए तो अपने सबसे अंतिम कांड लिखना है पद्मिनी की सुंदरता। लिखोगे तो भी चल जाएगा, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। आपको ऊपर वाले मेन 5 कांड पढ़ के लिखने। अब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। किला बहुत ऊंचा बना हुआ, अलाउद्दीन किले के अंदर घुस नहीं सकता, और जो बंदा किले के ऊपर बैठा है उसकी लोकेशन अच्छी है, वो नीचे वाले को नुकसान ही पहुंचाएगा। अब पर अलाउद्दीन खिलजी इस बार खार खा के आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए अपने किले पर अधिकार करना है। होते क्या थे अपने राजस्थान के अंदर, जब भी अपने को लगता कि यार सेना बराबर है, अपने पास में सेना है 10,000, अगले वाले के पास में सेना है 10,000। अब जो लड़ाइयां होती वो मैदानों में लड़ाइयां होती थी, यानी आमने सामने की लड़ाइयां होती थी। पर यदि अपने को लगता कि यार अपने पास में सेना है 10,000, सामने वाले के पास में सेना है 1,00,000, तो मैदान में जाने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो अब जो अपने लड़ाइयां होती वो लड़ाइयां होती किले की। किले में लड़ने का अर्थ अपने किले के अंदर बैठे रहेंगे, दुश्मन किले के अंदर घुस नहीं सकता। यदि घुसने का प्रयास भी करेगा तो हम यूं उनको बाटे मार मार के भगा देंगे। और भाई जो बंदा इतनी दूर से है वो कितने दिन तक बाहर बैठा रहेगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, आखिरकार में चला ही जाएगा। भाई जो बंदा दिल्ली से है वो अपनी सेना के लिए खाने पानी की व्यवस्था कहाँ से करेगा, अपने घोड़ों के लिए चारे की व्यवस्था कहाँ से करेगा, तो उसको तो ये सारी दिक्कतें आएगी। तो ये सारी दिक्कतें कौन सहन करेगा, वो थोड़े दिन के अंदर अपने आप चला ही जाएगा। पर अलाउद्दीन खिलजी इस बार खार ही खा गया। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर लगभग 7 महीने तक बैठा रहा। इतने में समस्या ये हुई कि जो किले के अंदर थे उनका अनाज पानी समाप्त हो गया। भाई बाहर वाला तो थोड़ी सी परेशानियां सहन करे तो इधर उधर से खेती करके भी लेके आ सकता है, किले वालों के पास में तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर अपने जब ऐसे बड़े आक्रमण होते तो इस किले के आसपास जितनी भी पब्लिक रहती उसको किले के अंदर शिफ्ट किया जाता था। भाई जो आक्रमणकारी है वो तो पब्लिक को भी मारेगा, और राजा का परम कर्तव्य होता था अपनी जनता की रक्षा करना। तो कहा जाता है कि इस चित्तौड़ के किले के आसपास लगभग 30,000 के समथिंग लोग थे। कितने? 30,000। वो सभी किले के अंदर है, तो इसका मतलब किले के अंदर अनाज तो भाई सीमित ही होगा ना, इतने लोग हैं, कुछ सैनिक है। तो फिर किले के अंदर अनाज समाप्त हो गया, तो फिर फाइनली उनको लगा कि यार अब तो पार पड़ेगी नहीं। अब अपने पास में 2 ऑप्शन है, या तो मरे भूख से या फिर मरे लड़ते हुए। फिर अपने को लगता कि यार भूख से मरे इससे तो अच्छा लड़ते हुए ही मरे। तो लड़ते हुए मरे तो अपने पास में सैनिक कितने? 10,000। सामने वाले के पास में सैनिक कितने? 1,00,000। इसका मतलब ये तो तय है कि अपने तो बचेंगे नहीं। तो अब जो व्यक्तियों का एक ही उद्देश्य होता था कि अपने तो मरेंगे, पर सामने वाले को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाए। वो कहावत सुनिए ना, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुझको भी ले डूबेंगे। अब सेम फॉलो ये वही करते थे। पर अपने मध्यकाल के अंदर एक समस्या दूसरी आई। होते क्या थे अपने प्राचीन काल के अंदर, अपने जब भी आक्रमण होते, मानो एक राजा ने किसी दूसरे राजा पर आक्रमण किया, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो फिर वो राजा हार गया होगा या फिर वो राजा जीत गया होगा। यदि वो जीत गया तो जो राजा हारा है उसके साथ में क्या होगा? या तो फिर वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया होगा या फिर उसको गिरफ्तार कर लिया होगा। दोनों ही परिस्थिति के अंदर राजा उस राजा को जाकर के कहता कि देख भाई, मैंने अपने बाहुबल से तेरे राज्य पर अधिकार किया है, अब तेरा राज्य मेरा है, तो तू अपने परिवार को यहां से ले और निकल। यदि वो उस राजा की अधीनता स्वीकार कर लेता
तो उसको 2-3 गांव दे करके कहीं बिठा दिया जाता था, वरना वो अपने परिवार को लेकर के निकल जाया करता था। दोनों ही परिस्थिति के अंदर परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था, उसके बीवी बच्चों के साथ में कुछ ही नहीं किया जाता था। पर मध्यकाल के अंदर जो आक्रमणकारी बाहर से आए थे, उनका पहला ही काम था बीवी बच्चों को उठा लो। तो इन सैनिकों के सामने ये दिक्कत आई कि भाई हम तो मरेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले भी लड़ते हुए मारे जाते थे, अब भी मर जाएंगे। पर अपने मरने के बाद में ये मुस्लिम आक्रमणकारी जो है, ये अपने बीवी बच्चों को उठा करके लेके चले जाएंगे और उनके साथ में बड़ा ही बुरा व्यवहार करेंगे। ठीक वैसा जैसे आपने मणिपुर के अंदर देखा था, ठीक वैसा जैसे आपने थोड़े समय पहले इजराइल फिलिस्तीन के अंदर देखा था, ठीक वैसा जैसे आपने भीलवाड़ा के अंदर देखा था, ठीक वैसा जैसे आपने जोधपुर के अंदर देखा था, ठीक वैसा जैसे आपने थोड़े दिन पहले अब महाराष्ट्र के अंदर देखा। तो लगा कि यार ये तो बड़ा गलत काम है ना। फिर महिला को भी लगता कि यार मेरे परिवार के मरने के बाद में ये व्यक्ति मुझे उठा करके लेके चले जाएंगे, मुझे सेक्स स्लेव की तरह रखेंगे, मेरे साथ में बुरा व्यवहार करेंगे, इससे अच्छा मर जाना बेहतर है। भाई मैं आज आपको कहूं कि आप ये मणिपुर वाली घटना को देख लो, ये जोधपुर वाली घटना देख लो, ये भीलवाड़ा वाली घटना देख लो, ये अब 2-3 दिन पहले महाराष्ट्र वाली घटना हुई है, ये देख लो। यदि इन लड़कियों के सामने ऑप्शन होते कि या तो हम आपके साथ में ये व्यवहार करेंगे या फिर मर जाओ, तो वो लड़कियां क्या पसंद करती? 100% वो लड़कियां मरना पसंद करती, क्योंकि जीने का अर्थ केवल सांसें लेना नहीं, जीने का अर्थ है गरिमा से युक्त जीवन। इसलिए ये महिलाएं स्वयं को अग्नि के अंदर बैठ करके जला लिया करती थी, और जो महिलाएं स्वयं को जला लिया करती थी उसको बोला जाता था जौहर। और अब जो पुरुष जो निकलते थे वो केसरिया वस्त्र धारण करके निकलते थे, और अब उनका एक ही उद्देश्य होता था, या तो मरेंगे या फिर मारेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुझको भी साथ में ले डूबेंगे। अब जब ये केसरिया और शाका दोनों होता, उस लड़ाइयों को बोला जाता था साका। क्या बोला जाता था? साका। अब 1303 के अंदर चित्तौड़ का पहला साका होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चित्तौड़ के अंदर 3 साके हुए, और यह साका जो होता है ये 1303 के अंदर होता है। कब होता है? 1303 के अंदर। इसके अंदर जो आपके केसरिया का जो नेतृत्व किया था, वो किया था आपके राजा रावल रतन सिंह ने, और इसके अंदर जो जौहर का जो नेतृत्व वो आपके किया था, वो किया था रानी पद्मिनी ने। और इस रानी पद्मिनी के साथ में 1600 अन्य महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 1600 अन्य महिलाएं। इस युद्ध के अंदर रावल रतन सिंह के 2 बहादुर सेनापति लड़े थे। उन सेनापतियों के नाम अक्सर आरपीसी पूछा करती है, आरपीसी का लगभग ये फेवरेट क्वेश्चन बन गए। उसने 2nd ग्रेड में पूछा है, 1st ग्रेड में पूछा है, आरएस में पूछा है, पीएसआई में पूछा है, तो हो सकता है इस बार फिर पूछ ले। तो आप लिखो रतन सिंह के सेनापति। दो सेनापति थे जो बड़े ही बहादुर थे। एक सेनापति का नाम था गोरा, और एक सेनापति का यूं नाम था बादल। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि रतन सिंह के सेनापतियों के नाम बताइए, तो क्या क्या नाम है? गोरा और बादल। या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि गोरा और बादल किसके सेनापति थे, तो रतन सिंह। या फिर पूछ लेगा कि चित्तौड़ के पहले साके से संबंधित सेनापति है, तो कौन है? गोरा और बादल। या फिर पूछ लेंगे गोरा और बादल का संबंध चित्तौड़ के कौन से साके से, तो फिर वो है आपके पहले साके से। तो सेनापति आपको यूं बड़े याद रखने। अब आप पहले बताओ कि जैतर सिंह के जो सेनापति थे उनका क्या क्या नाम था? उनमें एक का नाम था बालक और एक का नाम था मदन। रतन सिंह के सेनापतियों के क्या नाम है?
एक का नाम है गोरा और एक का नाम है बादल। अब फाइनली दिन आता है 25 अगस्त 1303 का। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता। क्या कर लेता? अधिकार कर देता। अब इस आक्रमण के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को यूं बड़ा भयंकर नुकसान हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी यूं इतने गुस्से में था कि अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि अब यहाँ पर जितने ही महिलाएं हैं, जितने ही बच्चे हैं, मैं उन सबको उठा करके लेके चला जाऊंगा। पर जब अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर पहुंचा तो किले की परिस्थितियां विपरीत थी। वहां पर सभी महिलाएं स्वयं को जला चुकी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी इतने भयंकर गुस्से में था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए जो चित्तौड़ के किले में 30,000 जो आम पब्लिक बैठी थी, उनको मरवा दिया। उनका क्या करवाए? नरसंहार करवाए या फिर कत्लेआम करवाया। कितने लोगों का? 30,000 लोगों का। क्योंकि उसको बाकी कुछ चीजें मिली नहीं थी, तो फिर उसने अपने गुस्से को शांत किया और उन लोगों को मरवा करके अपने गुस्से को क्या कर लिया? शांत किया। और चित्तौड़ को यूं भयंकर तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने बर्बाद कर दिया था लगभग। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था जिसका नाम था खिज्र खान। क्या नाम था? खिज्र खान। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान को कहा कि देख बेटा खिज्र खान, मैं तुझे चित्तौड़ सौंप रहा हूँ। इस चित्तौड़ को मैंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अब तू इस चित्तौड़ के किले को वापस आबाद कर। खिज्र खान चित्तौड़ को आबाद करेगा, इसलिए चित्तौड़ का नाम रखा खिजराबाद। एक बार आरपीसी ने सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। उसने सोर्स पूछा था और मैंने आपको कहा है कि ज्यादातर एग्जामिनर जो पूछता है कॉमन समान बन गए, अब उनकी पूछता है कि इसकी जानकारी के स्रोत बताइए। तो अपने चित्तौड़ के अंदर एक पीर बाबा हुए। जिस प्रकार हिंदुओं के अंदर देवता होते हैं, इस प्रकार मुस्लिमों के अंदर होते हैं पीर, धाइबी पीर। और जिस प्रकार अपने हिंदुओं के अंदर मंदिर होते हैं, उसी प्रकार मुस्लिमों में इन पीर बाबा की होती है दरगाह। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज का निर्माण करवाते हैं उसके बाहर क्या लगवाते हैं? अभिलेख। जब मुसलमान भारत के अंदर आ गए थे तब अभिलेख लगने लगे। उन अभिलेखों की भाषा जो हो गई थी वो हो गई थी आपकी फारसी। तो कौन सी भाषा के अंदर आई? फारसी भाषा का अभिलेख है। और ये जो है ये 1325 का है। इसके अंदर जो है वो आपका चित्तौड़ का नाम क्या लगे? खिजराबाद किया गया। यदि आपसे पूछ ले कि चित्तौड़ का नाम मिलता है खिजराबाद कहाँ पर, तो वो मिलता है आपकी दाइबी पीर की दरगाह के फारसी अभिलेख के अंदर। और ये अभिलेख कब का है? 1325 का है। अब खिजर खान यहाँ पर काफी समय तक रहा, तो अपने चित्तौड़ के किले के पास से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है गंभीरी। कौन सी नदी है? गंभीरी। गंभीर नहीं, गंभीर नदी अलग है, गंभीरी अलग है। यह गंभीरी नदी पर पुल बनवाता है। भाई चित्तौड़ को आबाद करना है तो पानी की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। भाई किसानों को पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी खेती के लिए। तो नदी का पानी रोका, इसने पुल बनवा दिया। अब ठीक जिस प्रकार हिंदुओं के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब उनका अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके ऊपर बनाई जाती है छतरियां। ठीक उसी प्रकार मुस्लिमों के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको दफनाया जाता है और उसके ऊपर एक कमरे का निर्माण करवाया जाता है। उस कमरे को कहते हैं मकबरा। इस खिज्र खान के परिवार में यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, इसलिए खिज्र खान जो है वो चित्तौड़ के अंदर
मकबरे का निर्माण करवाता है। मैंने आपको बताया किसी भी चीज का निर्माण करवाते उसके बाहर क्या लगाते, अभिलेख। तो इसके बाहर भी अभिलेख लिखाया गया, लगाया गया। कौन सी भाषा के अंदर होगा, फारसी भाषा के अंदर। तो मैं कह सकता हूँ मकबरे का फारसी अभिलेख। और ये अभिलेख जो है ये 1310 का है। इस अभिलेख के अंदर क्या क्या चीजें लिखा था, इस अभिलेख के अंदर खिजर खान अपनी कुछ जानकारियां लिखा था। फिर कहता है कि आप मुझे जानते हो कि नहीं जानते हो, मेरे पापा का नाम अलाउद्दीन खिलजी है। क्या है मेरे पापा का नाम, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दूसरे सिकंदर है। क्या है, दूसरे सिकंदर, यानी एक बार दुनिया जीती थी सिकंदर ने और दूसरी बार दुनिया जीती थी मेरे पापा ने। वो लिखाता है कि मेरे पापा जो है वो ईश्वर की छाया है। कभी कभी वो अपने पापा बैठे बैठे कहते हैं कि बेटा अपनी भगवान है। और तीसरा जो इसके अंदर लिखा गया है कि वो संसार के रक्षक है। क्या है, संसार के रक्षक। जिस प्रकार से भगवान संसार की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार वो ईश्वर की छाया है, इसलिए क्या करते हैं, संसार की रक्षा करते हैं। यदि कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर राजस्थान के कौन से अभिलेख के अंदर बताया गया है, तब आप सोचते हो कि यार अलाउद्दीन खिलजी की बड़ाई अपने वाले क्यों करेंगे। तो आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था जिसका नाम था खिजर खान। वो अपने यहाँ पर कुछ समय तक रहता है, इसलिए वो यहाँ पर क्या लगा के गया था, अभिलेख लगाया गया था। और उस अभिलेख के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया है। अब देखो, अब 1311 का समय आ गया। खिजर खान ने अलाउद्दीन खिलजी को मैसेज किया कि डैडी मुझे दिल्ली आना है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा हाँ भाई आ जा तू फिर दिल्ली। तो कहा कि चित्तौड़ में किसको सौंप करके आऊं। तो कहा, तो उन दिनों अपने 1311 तो चित्तौड़ को किसको सौंप करके आऊं। तो उन दिनों अपने अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया नया अभियान किया था। वो अभियान था जालोर अभियान, जिसके अंदर जालोर का राजा कानरदेव लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था मालदेव सोनग्रा। क्या नाम था, मालदेव सोनग्रा। वो जो है इस अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। बड़ी बड़ी मूछें रखता था, इसलिए उसको कहा जाता था मूछड़ा मालदेव। मालदेव। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि देख मालदेव, तू राजस्थान का ही बंदा है, मैं तुझे मेरी तरफ से एक किला दे रहा हूँ, उस किले को आज से तू संभाल। वो किला है अपने चित्तौड़गढ़। तो थोड़े समय पश्चात चित्तौड़ किसको सौंप दिया गया, मालदेव सोनग्रा को। क्यों सौंप दिया गया था, क्योंकि खिजर खान जो है वापस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए कहाँ चला गया था, दिल्ली। आप सच में पढ़ोगे कि खिजर खान की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था देवल रानी, जिसके ऊपर अमीर खुसरो ने पूरी बुक लिखी है। उस बुक का नाम है आशिका। यदि आपसे कभी एग्जाम के अंदर पूछ ले कि आशिका बुक के अंदर किसका वर्णन मिलता है, तो खिजर खान और देवल रानी के प्रेम का वर्णन मिलता है। ठीक है। एक बार आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी निम्न में से कौन सी पुस्तक देती है। तो इस अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के अंदर एक राइटर रहा करता था, उस राइटर का नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था, अमीर खुसरो। ये अपने एक फारसी भाषा के अंदर बुक लिखता है। उस बुक का नाम है खजाइनुल फुतूह। खजाइनुल फुतूह। या इसी पुस्तक का एक नाम और मिलता है तारीख ए अलाई। मैंने आपको बताया कि फारसी भाषा जो है वो हमेशा उल्टी पढ़ी जाती है। अलाई का मतलब होता है अलाउद्दीन खिलजी,
इस ए का मतलब होता है काके की, और तारीख का मतलब होता है इतिहास, अलाउद्दीन का इतिहास। और ये पुस्तक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के किस आक्रमण की जानकारी देती है? चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी देती है। यदि आपसे ये भी पूछ ले कि निम्न में से कौन सी पुस्तक अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान आक्रमणों की जानकारी देती है, तो यही एक पुस्तक है जो राजस्थान के आक्रमणों की क्या देती है? अलाउद्दीन खिलजी के जानकारी देती है। तो ये हो गया भाई आपका रतन सिंह कंप्लीट। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, इस रतन सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1302 से 1303। इस रतन सिंह का एक छोटा भाई था जिसका नाम क्या था? कुंभकर्ण, जो अपने नेपाल के अंदर चला जाता है और वहां पर गुइल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित करता है। फिर इसकी एक रानी थी जिसका नाम था पद्मिनी। वो कहाँ की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। उसके पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। माता का नाम चंपावती। राघव चेतन नामक व्यक्ति ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में किसे बताया था? अलाउद्दीन खिलजी को बताया था। फिर मलिक मोहम्मद जायसी, जो कहाँ के थे? जौनपुर यूपी के। उन्होंने 1540 के अंदर एक बुक लिखी। उस बुक का नाम क्या था? पद्मावत। कौन सी भाषा के अंदर लिखी? अवधी भाषा के अंदर लिखी। फिर 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी कहां पर आक्रमण कर देता है? चित्तौड़ पर। अब आक्रमण के कारण क्या क्या थे? पहला कारण तो कि अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा कारण कि चित्तौड़ का किला एक ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ था, इसलिए उस किले का रणनीतिक महत्व था। तीसरा कि चित्तौड़ दिल्ली से मालवा और गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। अतः अलाउद्दीन खिलजी इन व्यापारिक मार्गों पर क्या करना चाहता था? अधिकार करना चाहता था। चौथा कारण कि जब 1299 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी अपने गुजरात अभियान पर जा रहा था, तब मेवाड़ के राजा समर सिंह ने उनसे कर वसूला था। अतः अलाउद्दीन खिलजी इसका क्या लेना चाहता था? बदला लेना चाहता था। पांचवा कारण कि अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था। छठा कारण पद्मिनी की सुंदरता। चित्तौड़ का पहला शाखा कब होता है? 1303 के अंदर। इसके अंदर केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? रावल रतन सिंह ने। और जौहर किसने किया था? रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ में। इसके अंदर रतन सिंह के दो सेनापति थे, उनका क्या क्या नाम था? एक सेनापति का नाम था गोरा और एक सेनापति का नाम था बादल। फाइनली 25 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी क्या कर लेता है? चित्तौड़ पर अधिकार। उसने चित्तौड़ के अंदर कितने हजार लोगों का नरसंहार करवाया? 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया। और चित्तौड़ किसको सौंपा था? अपने बेटे खिजर खान को। और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद। और ये चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कहाँ से मिलता है? तो अपने धाईबी पीर की दरगाह के फारसी अभिलेख से। ये अभिलेख कब का है? 1325 का। इसके अंदर चित्तौड़ का नाम क्या मिलता है? खिजराबाद। फिर खिजर खान ने एक नदी पर पुल बनवाया था, कौन सी? गंभीरी नदी पर। फिर खिजर खान ने चित्तौड़ के अंदर एक मकबरे का निर्माण करवाया था। उस मकबरे के फारसी अभिलेख के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया? एक तो उसको दूसरा सिकंदर कहा गया, एक उसको ईश्वर की छाया कहा गया, एक उसको संसार का रक्षक कहा गया है। और ये अभिलेख कब का है? ये अभिलेख है 1310 का। फिर थोड़े समय पश्चात खिजर खान वापस दिल्ली पहुंच जाता है, तो चित्तौड़ का कार्यभार किसे सौंपा जाता है? मालदेव सोनगरा को। और मालदेव सोनगरा कौन था? कानड़देव सोनगरा का भाई था। फिर इसका एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था अमीर खुसरो। उसने एक फारसी भाषा के अंदर बुक लिखी, उस बुक का नाम था खजाइनुल फुतू या तारीख एलाई। इस पुस्तक के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो देखो, अपने ये हो गई अपने गुहिल वंश की रावल शाखा कंप्लीट। कौन सी शाखा? रावल शाखा, सॉरी। इस रावल शाखा के अंदर अपने कितने राजा पढ़े? पहले जो अपने राजा पढ़े थे उन राजा का नाम था बप्पा रावल। क्या नाम था? दूसरे राजा
अलट। तीसरे राजा जैतर सिंह। चौथे राजा तेज सिंह। पांचवें राजा रतन सिंह। बप्पा रावल का शासनकाल है 734 से 53। अलट का शासनकाल है 951 से 71। जैतर सिंह का शासनकाल है 1213 से 53। ये शासनकाल गूगल पर आपको गलत बताया गया है, क्योंकि गूगल पर आपको 52 बताया गया है। इसलिए कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने जो है वो जैतर सिंह का शासनकाल 1213 से 53 बताया, गूगल पर तो 1252 बता रहा है ना, वो गलत है। इस तेज सिंह का जो शासनकाल है वो है 1253 से 73, और रतन सिंह का जो शासनकाल है वो है आपका 1302 से 3। इसके अंदर आपको पूरे एक रतन सिंह ज्यादा पढ़ने और एक आपको बप्पा रावल और थोड़ी सी आपको जैतर सिंह के बारे में ज्यादा चीजें ज्यादा होनी चाहिए। अलर्ट के बारे में लगभग सिंपल सा के क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो पूछा जाएगा तो आपका नौकरशाही व्यवस्था की पूछी जाएगी कि किसने शुरुआत की थी, वो शुरुआत की थी आपके अलर्ट ने, या फिर पूछ लिया जाएगा कर व्यवस्था के बारे में। तेज सिंह के बारे में लगभग आपको एक चीज पूछी जा सकती है, वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ। तो ये हो गई आपकी गुहिल वंश की रावल शाखा कंप्लीट। कल अपनी जो है वो गुहिल वंश की वापस नई राणा शाखा जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।